हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण का अभ्यास स्टार्ट करेंगे। अभ्यास में हम लोग हर क्वेश्चन को लिखेंगे। पहले आपके लिए समय दिया जाएगा या आप अपने पास क्या कीजिए, अपने पास बुक रख लीजिए, ठीक है। पेज नंबर 16 एनसीईआरटी जो आपके साइंस का बुक है, हिंदी मीडियम का, उसमें आपको ये क्वेश्चन है 16, 17 और 18, 3 पेज पे ये क्वेश्चन होगा, ठीक है। और तीनों पेज पे हम लोग हर क्वेश्चन को लिखेंगे। और चूंकि आपके पास समय बहुत कम है और वीडियो उतना लंबा हो जाएगा, बहुत ही लंबा, हर क्वेश्चन को अगर हम आपके सामने लिखते हैं तो, लेकिन हर क्वेश्चन को आपके सामने हम लोग सॉल्व जरूर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग बुक लेके बैठ जाइए, बुक निकाल लीजिए और पहला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग के बुक का सबसे पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आपको नीचे दी गई अभिक्रियाओं के संबंध में कौन सा कथन अशत्य है। अशत्य कथन को आप इंपॉर्टेंट चीज देख लीजिए। गलती बच्चे कहां कर देते हैं कि अशत्य कथन को खोजते तो हैं, लेकिन जो सत्य कथन होते हैं उसी में टिक लगा के चले जाते हैं कि ये सत्य कथन है, तो आंसर हमारा उसमें गलत हो जाता है, ठीक है। तो आपके पास दिया हुआ है, एक इक्वेशन दिया हुआ है जिसमें कि ये क्या है, लेड ऑक्साइड है और ये कार्बन है। ये अभिक्रिया करके लेड, सीसा, जिसको हम लोग सीसा कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, इसको हम लोग सीसा कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको लेड कहते हैं। और ये कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जा रहा है। तो इस अभिक्रिया में हम लोग क्या देखते हैं, उपचयन अपचयन की अभिक्रिया हो रही है। ये इसमें लेड ऑक्साइड का क्या हो रहा है, लेड ऑक्साइड आपको अपचयित हो रहा है, इससे ऑक्सीजन हट रहा है और ये किस चीज में परिवर्तित हो रहा है, ये परिवर्तित हो रहा है आपको लेड में परिवर्तित हो जा रहा है। उसी तरह आपको कार्बन का क्या हो रहा है, कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है, या इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसका उपचयन हो रहा है, उपचयन हो रहा है इसका, और इसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, अपचयन हो रहा है। और चूंकि ये रासायनिक अभिक्रिया आपको दाएं से बाईं ओर जा रही है, ना कि बाएं से दाईं ओर आ रही है, तो हो क्या रहा है, अपचयन हो रहा है लेड ऑक्साइड का। तो सबसे खोजते हैं इसका क्या हो रहा है, लेड ऑक्साइड का अपचयित हो रहा है, तो ये कथन हमारा क्या है, सही कथन है। दूसरा क्या हो रहा है, कार्बन का क्या हो रहा है, कार्बन का उपचयन हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ये कार्बन का क्या हो गया, उपचयन हो गया, कार्बन उपचयित हो रहा है, दोनों कथन नीचे से ही सही हो गया। और उसके बाद हम क्या देखते हैं कि इसमें चेक कीजिए कि ये जो लिखा है ये सही है कि नहीं। सीसा अपचयित तो हो रहा है, सीसा तो है यहाँ पे, और ये किस चीज में इधर बदल नहीं रहा है, लेकिन हम लोग को लिखा हुआ है क्या, सीसा अपचयित हो रहा है, तो ये कथन हमारा अशत्य कथन हो गया। और दूसरा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ये कार्बन में बदल नहीं रहा है, जबकि कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो रहा है, तो ये कथन भी हमारा गलत हो गया। तो ऊपर वाला दोनों कथन हमारा क्या है, अशत्य है, अशत्य कथन है। और ये ऑप्शन हमारा 1 नंबर ऑप्शन में आपको यही है कि ए और बी अशत्य कथन है, ए और बी क्या है, अशत्य कथन है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं, तब तक आप लोग इसको खुद से एक बार देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है हम लोगों का कि फेरिक ऑक्साइड एल्युमिनियम से अभिक्रिया करके एल्युमिनियम ऑक्साइड और आयरन में बदल जा रहा है। तो पूछ रहा है इस अभिक्रिया के बारे में, ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो ये क्वेश्चन आपको पूछ रहा है किस प्रकार की अभिक्रिया, मतलब कि इसके प्रकार को बताना है कि ये संयोजन की अभिक्रिया है, वियोजन की अभिक्रिया है, या आपको द्विविस्थापन की अभिक्रिया है, विस्थापन की अभिक्रिया है, कौन सी अभिक्रिया है, यह क्वेश्चन पूछ रहा है इसको। तो हम लोग देखते हैं कि ये रासायनिक परिवर्तन किस तरह का हो रहा है। ये रासायनिक परिवर्तन हो रहा है कि एक यौगिक है और उसमें एक तत्व का अभिक्रिया, ये तत्व एल्युमिनियम और ये यौगिक आपस में अभिक्रिया करके ये तत्व क्या करता है, ये तत्व इस यौगिक को उसके यौगिक से एक तत्व को हटा देता है। आयरन जो जिस ये इस किसका यौगिक है, ये आयरन का यौगिक है,
ये आयरन का यौगिक है, और एल्युमिनियम क्या है, ये तत्व है, ये इसको हटा के क्या हो जा रहा है, खुद अपना यौगिक बना रहा है। एल्युमिनियम का यौगिक है ये, और आयरन को क्या कर दे रहा है, ये मुक्त कर दे रहा है। जब आयरन को मुक्त कर दे रहा है, लोहे को मुक्त कर दे रहा है, तो ये इस तरह की अभिक्रिया है कि ये विस्थापन की अभिक्रिया है। इसमें विस्थापन किसका हो रहा है, आयरन का विस्थापन हो रहा है। आयरन यहाँ जो यौगिक के रूप में था वो विस्थापित होकर शुद्ध आपको किस चीज में बदल जाएगा, तत्व में बदल गया। और यहाँ पे जो ये तत्व था ये आपको यौगिक में परिवर्तित हो गया, खुद अपना यौगिक बना दिया। तो इस तरह के अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, इस तरह के अभिक्रिया को हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और ये आपको विकल्प में दिया हुआ है डी नंबर विकल्प, विस्थापन की अभिक्रिया। विस्थापन की अभिक्रिया, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, सही उत्तर पर निशान लगाएं। तो हम लोगों को इस चीज को क्या करना पड़ेगा, इस चीज को हम लोग को अभिक्रिया के रूप में लिखना पड़ेगा, रासायनिक अभिक्रिया के रूप में लिखना पड़ेगा। तो लौह चूर्ण मतलब आयरन हो गया, आपको ये आयरन हो गया। इसको तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहिए, जो कि आपको बहुत ही कम मात्रा में जल के साथ घुला हुआ रहता है। तो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या करता है, इसी चीज को पूछ रहा है। तो ये रासायनिक अभिक्रिया होगा जिसमें कि आपको फेरस क्लोराइड का निर्माण करेगा, FeCl2 का निर्माण करेगा। और इसके साथ क्या होगा, इसके साथ हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। इसके साथ क्या होगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। और इसको अगर आप संतुलित करना चाहिएगा तो क्या हो जाएगा, इसको संतुलित करने के लिए आपको यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। तो देखिए दोनों तरफ तत्व की संख्या बराबर है, आयरन 1 हाइड्रोजन 2 यहाँ पे हो गया, क्लोरीन 2 यहाँ पे हो गया। तो आपको दूसरा नंबर क्वेश्चन को टिक लगाना है, सही उत्तर पर निशान लगाना है। तो निशान आपको पहला ही विकल्प है, क्या विकल्प है, आपको पहला विकल्प दिया हुआ है, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है। ये हमारा पहला ऑप्शन ही सही है। इसका उत्तर क्या होगा, इसका आंसर होगा आपको, इसका आंसर होगा ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, और एक इसमें और क्वेश्चन जुड़ा हुआ है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण को हम लोग कैसे परिभाषित कर सकते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण को हम लोग परिभाषित कर सकते हैं कि अगर आपको कोई भी रासायनिक अभिक्रिया इस तरह का हो रहा हो, या रासायनिक समीकरण इस तरह से लिखा हुआ हो जिसमें कि अभिकारक में मौजूद प्रत्येक तत्व जितनी संख्या में आपको अभिकारक में मौजूद है, या कहिए कि बाईं ओर मौजूद है, उतनी संख्या में आपको उत्पाद में भी मौजूद रहेगा, तो उस तरह के समीकरण को हम लोग क्या कहेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण में क्या होगा, अभिकारक में मौजूद प्रत्येक तत्व समान संख्या में उत्पाद में भी मौजूद रहते हैं, तो उस तरह के समीकरण को हम लोग क्या कहते हैं, उस तरह के समीकरण को हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब ये आवश्यक क्यों होती है कि संतुलित रासायनिक समीकरण को लिखा जाए, क्या किया जाए कि रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाए। हम लोग जानते हैं कि रासायनिक समीकरण क्या करता है, रासायनिक समीकरण द्रव्यमान के संरक्षण के नियम को पालन करता है। और इस नियम को पालन करने का मतलब ये हुआ कि कोई भी रासायनिक समीकरण में या रासायनिक अभिक्रिया में किसी नए तत्व का निर्माण नहीं होता है, या कोई जो तत्व पहले से मौजूद है उसका विलुप्त भी नहीं होता है। वो क्या होता है कि तत्वों की व्यवस्था में अंतर हो जाती है, तत्व विभिन्न प्रकार से अलग प्रकार से व्यवस्थित होकर उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं। तो जब कोई चीज घटा नहीं या उसमें बाहर से कुछ आया नहीं, तो उसका तो द्रव्यमान वही रहेगा, मतलब कि उसकी संख्या भी वही रहेगी। द्रव्यमान सेम है तो संख्या भी सेम है, तो द्रव्यमान भी सेम रहेगा। तो उसी चीज को रासायनिक अभिक्रिया में पालन किया जाता है, या द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पालन किया जाता है। इसलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक का पहला क्वेश्चन है।
5 नंबर में क्या है, बहुत सारा क्वेश्चन है जिसमें कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। तो सबसे पहले तो शब्द समीकरण दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है, शब्द समीकरण दिया है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि नाइट्रोजन को हम लोग जब लिखते हैं गैस के रूप में, तो नाइट्रोजन को हम लोग क्या करेंगे, नाइट्रोजन को हम लोग एन नहीं लिखेंगे, एन सिंपल नहीं लिखेंगे। इसके लिए आपको गैसीय अवस्था में है। नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है। तो नाइट्रोजन गैस के लिए N2 गैस लिख सकते हैं इसको इस तरह से। हाइड्रोजन के लिए क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन के लिए H भी, इसमें भी 2 लगाना पड़ेगा। हाइड्रोजन भी 2 परमाणु आपस में जुड़कर एक अणु का निर्माण करता है, एक अणु गैस का निर्माण करता है। तो नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस से अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, ये अमोनिया बना रहा है। तो अमोनिया का क्या सूत्र होता है, NH3 सूत्र होता है इसका। इसका सूत्र क्या होता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होता है अमोनिया में, जिसमें कि एक नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ होता है। तो इसको हम लोग शब्द समीकरण को हम लोग समीकरण में लेते हैं, ठीक है। लेकिन ये आपको किस तरह का समीकरण है, ये कंकाली समीकरण है, ये संतुलित नहीं है, ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पालन नहीं कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे 2 नाइट्रोजन, यहाँ पे 1 ही नाइट्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, तो ये तो संतुलित है नहीं। तो इसको संतुलित करने के लिए क्या किया जाएगा, सबसे पहले तो आप क्या कर लीजिए, नाइट्रोजन को संतुलित करते हैं। पहला स्टेप में अगर आप नाइट्रोजन को संतुलित कीजिएगा तो इसी चीज को कैसे लिख सकते हैं, N2 गैस प्लस H2 गैस, और इसमें आपको क्या हो गया 2NH3, इस तरह से लिख दिए। नाइट्रोजन यहाँ 2 था तो इधर भी हम लोग 2 से गुना कर दिए। नाइट्रोजन संतुलित हो गया, लेकिन आपको हाइड्रोजन क्या हो गया, बदल गया। अब तीसरे स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, तीसरे चरण में देखेंगे कि N2 गैस, और चूंकि यहाँ पे हाइड्रोजन की कमी थी, यहाँ पे 6 है, 3 दूनी 6 है, यहाँ पे 2 है, तो इसमें 3 से गुना कर सकते हैं हम लोग। इसमें 3 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 3 से गुना कीजिएगा तो आपको हो जाएगा 3, ठीक है, 3H2 गैस, और ये परिवर्तित हो गया किसी में 2NH3, ये गैसीय अवस्था, ये गैसीय है, ये गैस ही है। तो ये आपको अब देखिएगा कि संतुलित रासायनिक समीकरण आपको मिल रहा है। इसी समीकरण को हम लोग को लिखना था, तो हम लोग सबसे पहले आप लोग को संतुलित रासायनिक समीकरण संतुलित करने के लिए आपको भाग 2 में दिखाया गया है। आपको सब कुछ को अलग अलग करके एक लंबे तरीके से लिखना पड़ेगा। अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है तो सीधे आप इसको लिख सकते हैं, इसके बाद ये समीकरण हो गया, शब्द समीकरण, और संतुलित ये हो गया। 1 नंबर के क्वेश्चन में बहुत ज्यादा झंझट नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये आपको 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आता है तो इसको आपको थोड़ा बड़ा करके दिखाना पड़ेगा कि आप कैसे इसको संतुलित कर रहे हैं। किसी दूसरे से टिप तो नहीं लिए, मतलब कि किसी से चोरी तो नहीं कर लिए और आंसर लिख दिए। तो उस चीज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस चीज के लिए आपको 2 बॉक्स बनाना पड़ेगा। एक बॉक्स में उत्पाद के तत्वों की संख्या, जैसे कि आपको इस साइड उत्पाद में कौन कौन सा तत्व है, और इधर क्या है, अभिकारक में कौन कौन सा तत्व था, अभिकारक में कौन कौन सा तत्व था, अभिकारक और उत्पाद में अभी आपको नाइट्रोजन है और ये हाइड्रोजन है। इसकी संख्या कितनी है, इसकी संख्या 1 है, हाइड्रोजन की संख्या 3 थी, और इस साइड कितनी थी, नाइट्रोजन की संख्या आपको 2 थी, और हाइड्रोजन की संख्या कितनी थी, हाइड्रोजन की संख्या 2 थी। ये आपको रासायनिक अभिक्रिया शुरू किए थे, तो उस समय उसके बाद फिर इसको संतुलित करने का सारा प्रक्रम आपको 1 से लेके लास्ट तक तो सबको करना पड़ेगा, तब आपको नंबर अच्छा दिया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का बी देखेंगे, जिसमें बी पार्ट देखेंगे, जिसमें कि हम लोग को क्या क्वेश्चन कर रहा है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। तो हम लोग को क्या कर रहा है, हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला क्या होगा, H2S, ये गैसीय अवस्था में है, का वायु में दहन होने का मतलब किसी
चीज का होता है कि उसका ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराया जाए। उसका किस चीज के साथ अभिक्रिया कराया जाए? ऑक्सीजन गैस के साथ अभिक्रिया कराया जाए। तो ये वायु में दहन के लिए इसको हम लोग यूज करते हैं। इससे क्या बन रहा है? सल्फर डाइऑक्साइड। दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। तो जल के लिए हम लोग को क्या फॉर्मूला है? जल के लिए है H2O है। ये आपको भाप के रूप में बनेगा, गैसियस, ठीक है। और ये ठंडा होने के बाद जल में परिवर्तित होगा। और सल्फर डाइऑक्साइड के लिए क्या होगा? SO2। ये गैसीय अवस्था में ही रहेगा, वायुमंडलीय ताप पर भी। तो इस चीज को हम लोग क्या कर दिए? इस चीज को हम लोग कर दिए, शब्द समीकरण को हम लोग कंकाली समीकरण में डाल दिए। अब इसको हम लोग को चेक करना पड़ेगा एक बार। इसका चेक करने के लिए हम लोग को गिनती गिनना पड़ेगा, दोनों साइड मौजूद तत्वों के संख्या को चेक करना पड़ेगा। तो तत्व कौन कौन से इसमें मौजूद हैं? अभिकारक में है। अभिकारक में कौन कौन से तत्व हैं? अभिकारक में है हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन कितना है अभिकारक में? 2 हाइड्रोजन है। सल्फर कितना है? सल्फर 1 सल्फर है। और ऑक्सीजन कितना है? 2 है। उत्पाद में यही चीज क्या है? उत्पाद में अगर हम लोग चेक करें तो हाइड्रोजन आपको कितना है? हाइड्रोजन 2 है, तो हाइड्रोजन संतुलित है। और ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन आपको पहले सल्फर ही लिख देते हैं, सल्फर पहले से लिखा हुआ है। तो सल्फर देखिएगा, सल्फर यहाँ पे कितना है? 1 सल्फर है। सल्फर यहाँ भी 1 ही है। अब ऑक्सीजन को चेक कर लीजिए, इस साइड 3 है, ऑक्सीजन इस साइड 3 है और इस साइड 2 था। तो दोनों को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? दोनों को बराबर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इस साइड ये आप इसमें 3 से गुना कर सकते हैं और इस साइड आप 2 से गुना कर दीजिए। इसमें क्या चीज है? इसमें 2 है। और यहाँ पे दोनों मिला के ऑक्सीजन कितना है? यहाँ पे 3 है, ठीक है। तो संतुलित करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसको संतुलित करने के लिए आपको इसमें 3 से और इसमें 2 से गुना कर दीजिएगा, तो आपको संतुलित हो जाएगा। ये भी 6 हो जाएगा और ये भी 6 हो जाएगा। तो ऑक्सीजन की संख्या बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो इसी चीज को हम लोग संतुलित करते हैं। इस साइड 2 से गुना करने का मतलब कि इधर भी आपको 2 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। ये हो जाएगा 2H2S, ये गैसीय अवस्था में, प्लस 3O2, ये गैसीय अवस्था में। ये इस साइड क्या हो जाएगा? 2H2O, ये भी गैसीय अवस्था में, प्लस 2SO2। ये भी आपको अब चेक कर लीजिए, ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। चार हाइड्रोजन इधर है, 4 हाइड्रोजन इधर हो गया, 2 सल्फर इधर है, 2 सल्फर इधर हो गया, 6 ऑक्सीजन इधर है, 2 और 4, 6 ऑक्सीजन हो गया। तो ये रासायनिक समीकरण आपको संतुलित हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का सी पार्ट देखते हैं। इसमें क्या क्वेश्चन कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट का अपक्षेप देता है। तो इस चीज को अगर हम लोग समीकरण के रूप में लिखें तो सबसे पहले एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट का क्या फार्मूला होगा? एल्युमिनियम सल्फेट का फार्मूला होगा Al2SO4 का होल 3। क्योंकि सल्फर के पास 2 रहता है, वो आपको लिखने के लिए सिखाएंगे। आयनिक समीकरण, आयनिक यौगिक को फार्मूला के रूप में हम लोग लिखने के लिए सिखाएंगे। बेरियम, एल्युमिनियम क्या हो गया? ये सल्फेट हो गया, के साथ बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड का क्या सूत्र होगा? BaCl2।
अभिक्रिया के बाद क्या बन रहा है हम लोग को, एल्युमिनियम क्लोराइड। एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 बनेगा ये, ठीक है। एल्युमिनियम क्लोराइड हो गया, इसके साथ और क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट अब छेद के रूप में मिलेगा BaSO4, ये आपको नीचे बैठ जाएगा बेरियम सल्फेट। ये इस तरह का आपको शब्द समीकरण था, उसे हम लोगों ने रासायनिक समीकरण में बदल दिया। ये आपको असंतुलित है और इसको आपको संतुलित करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक बार फिर से देख लीजिए, एल्युमिनियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड, एल्युमिनियम सल्फेट ये था, बेरियम क्लोराइड यहां पे हो गया, से अभिक्रिया कर एल्युमिनियम क्लोराइड, ये आपको एल्युमिनियम क्लोराइड हो गया, एवं बेरियम सल्फेट में बदल जाता है। बेरियम सल्फेट का क्या हो गया, अपक्षेप हो गया। ये सब क्या होगा, जलीय होगा, AQ लिखा हुआ रहेगा, यहाँ पे क्या लिखा रहेगा, एक्वस लिखा रहेगा, ये भी आपको एक्वस लिखा रहेगा, ये आपको एक्वस, और यहाँ पे आपको सॉलिड लिखा हुआ रहेगा, और घुलनशील है इसलिए ये अपक्षेप के रूप में मिल रहा है, ठीक है। किसी चीज को अगर हम लोग संतुलित करना, क्वेश्चन नंबर 5C को विस्तार से समझ करेंगे, ठीक है। ये देखिए आपको क्या है, ये असंतुलित समीकरण, कंकाली समीकरण था, आपको ये मिला हुआ था। अब इसमें हम लोग प्रत्येक तत्व को देख लेंगे कि अभिकारक में कितनी संख्या में मौजूद है, और आपको वही तत्व उत्पाद में कितनी संख्या में मौजूद है। जो भी होगा फिर उसको हम लोग संतुलित करने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि अभिकारक में एल्युमिनियम का 2 है और उत्पाद में 1 है, सल्फर का 2, सल्फर का इस साइड कितना है, 3 है, और उत्पाद में आपको कितना है, 1 ही है। ऑक्सीजन का इधर 12 है, 12 ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन इस साइड 4 ही है। बेरियम इधर 1 ही है और उत्पाद में भी 1 ही है। क्लोरीन इधर 2 है और उत्पाद में यहाँ पे 3 है। तो इसको हम लोग संतुलित करने की कोशिश करते हैं, और इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, हीट एंड ट्रायल विधि से ही इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो ये आप लोग एक बॉक्स बना ही लीजिएगा, हर स्टेप पे बॉक्स बनाइएगा, और क्या है कि सारे समीकरण को आप लोग क्या कीजिएगा, घेर दीजिएगा कि इसके अंदर हम लोग को कोई बदलाव नहीं करना है। इसमें हम लोग किसी चीज से गुना कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर के संख्या इधर में हम लोग कोई गुना, मतलब कि इसमें बदलाव नहीं कर सकते, इसके सूत्र में बदलाव नहीं होना चाहिए। तो इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, इसके बाद देखते हैं कि हम लोग सल्फर से स्टार्ट करते हैं कि सल्फेट आयन यहाँ भी है, और यही स्रोत आपको बस सल्फर इसमें सल्फेट आयन में बदला है। तो इसी को सबसे पहले संतुलित करते हैं। इसको संतुलित करने के लिए आप क्या देख रहे हैं कि इधर 3 है, तो बेरियम में भी आपको क्या करना पड़ेगा, इस साइड भी आपको 3 से गुना करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपको Al2SO4 होल थ्राइस प्लस BaCl2, ये आपको बदल जाएगा AlCl3 प्लस 3BaSO4। सल्फेट आयन आपको बैलेंस हो चुका है। अब आपको क्या करना है, इसके बाद आपको करना है कि देख लीजिए एल्युमिनियम यहाँ पे कितना है, एल्युमिनियम यहाँ पे आपको 2 है, और यहाँ पे एल्युमिनियम क्या है, अकेला है। तो इसमें आपको एल्युमिनियम में भी 2 से गुना कर सकते हैं। 2 से गुना कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम भी बैलेंस हो जाएगा। एल्युमिनियम जब बैलेंस हो गया तो आप क्या देख रहे हैं, एल्युमिनियम बैलेंस हो जाएगा इस तरह से, Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस आपको BaCl2, और ये बदल गया 2AlCl3 प्लस 3BaSO4 में बदल गया। अब देखिए कि कौन सा बैलेंस, एल्युमिनियम बैलेंस हो गया, सल्फर बैलेंस है। अब बेरियम के बारे में बात करते हैं। बेरियम के बारे में बात कीजिएगा, उससे पहले हम लोग क्या देख लेते हैं, उसके पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्लोरीन कौन सा है। क्लोरीन यहाँ पे कितना है, क्लोरीन है 6 क्लोरीन है, और यहाँ पे 2 क्लोरीन है, ठीक है। अगर 2 क्लोरीन है इस साइड 6, इस साइड 2 है, तो इधर आप क्या कर सकते हैं, 3 से अगर गुना कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, क्लोरीन आपको बराबर हो जाएगा, दोनों और क्लोरीन का आपको बराबर हो जाएगा, और इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन हो जाएगा आपको
Al2SO4 होल थ्राइस प्लस B, इस साइड हम लोग को 3 से गुना करना है, इस साइड हम लोग को 3 से गुना करना है, तो 3BaCl2 और इधर क्या हो जाएगा 2AlCl3 प्लस 3BaSO4। तो हम लोग देख रहे हैं कि क्लोरीन बराबर हो गया, इधर 3 दूनी 6 और इधर 2 तिया 6, मतलब कि 6 क्लोरीन बैलेंस है। अब आपको बचा क्या है, एल्युमिनियम बैलेंस हो गया था, सल्फर बैलेंस हो गया था। अब आपको ऑक्सीजन का स्रोत, आप देखिए यहाँ 4 12 ऑक्सीजन है और यहाँ पे भी 4 12 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन बैलेंस है। उसके बाद फिर आप चेक कीजिए, बेरियम के लिए चेक कीजिए, इधर 3 बेरियम है और इधर भी 3 ही बेरियम है। तो आपको ये जो समीकरण है, ये संतुलित रासायनिक समीकरण आपको एक मिल चुका है। इस संतुलित रासायनिक समीकरण की ही हमें तलाश थी, यही हमारा हिट एंड ट्रायल मेथड में हमें खोजना था कि इसका संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5D को सॉल्व करेंगे, जो कि है, क्या कह रहा है, पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस देती है। तो इसमें हम लोग को क्या करना है, पोटेशियम धातु के लिए हम लोग को सूत्र क्या होगा, K होगा। जल के लिए क्या सूत्र होगा, H2O होगा। H2O होने के लिए H2O होगा। ये अभिक्रिया करके आपको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में बदलती है, तो इसके लिए एरो लगा दिए। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होगा, KOH होगा। और उसके साथ हाइड्रोजन गैस के लिए क्या होगा, H2, ये गैसीय अवस्था में है, H2 हो गया। अब इसको हम लोग, ये क्या हो गया हमारा शब्द समीकरण से हमारा असंतुलित रासायनिक समीकरण में बदल गया। असंतुलित क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आपको 2 हाइड्रोजन है, इस साइड देखिए 1 हाइड्रोजन प्लस 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन है, तो असंतुलित है। तो इसी चीज को हम लोग को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस चीज को बैलेंस करने के लिए आप फिर से क्या कीजिए, सबको घेर दीजिए, जैसा आप हर स्टेप में करते हैं कि घेर दिए सबको, इसका सूत्र नहीं बदले। तो इसके बाद फिर क्या कीजिएगा, अभिकारक और उत्पाद में क्या करना है, आपको प्रत्येक तत्व को चेक करना है कि कौन कितनी संख्या में है। पोटेशियम हो गया इस साइड, और इस साइड पोटेशियम की संख्या 1 है, इधर भी 1 है। हाइड्रोजन की संख्या इधर 2 है, इस साइड कितनी है, उस साइड 3 है। हाइड्रोजन की संख्या उस साइड कितनी है, हाइड्रोजन की संख्या उधर 3 है। ऑक्सीजन की संख्या इधर 1 है, और उस साइड भी कितनी है, ऑक्सीजन की संख्या 1 ही है। तो ये अभिकारक और उत्पाद का हम लोग जब असंतुलित रासायनिक समीकरण दिया हुआ है, तो एक लेखा जोखा है। तो अब इसको हम लोग संतुलित करते हैं। कैसे संतुलित करेंगे, इस संतुलन में आपको ध्यान रखना है कि जितना ये हाइड्रोजन है, वाटर मॉलिक्यूल है, उतना ही KOH मिलेगा। और आपको प्रत्येक वाटर मॉलिक्यूल से एक हाइड्रोजन का परमाणु आपको मिलने वाला है, क्योंकि एक ये टूट रहा है किस चीज में, OH, और हाइड्रोजन में टूट रहा है। ठीक है, तो आपको ये संख्या आपको 2 करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको 2 मुक्त अवस्था में चाहिए, ये सम संख्या में चाहिए। आपको जल क्या चाहिए, आपको सम संख्या में ही चाहिए। तो संतुलित करने के लिए 2 से हम लोग इसको गुना कर दें अगर, तो ये क्या हो जाएगा, K, मान लीजिए कि 2 से गुना कर रहे हैं हम लोग। जल की संख्या हमें कितनी चाहिए, सम संख्या में चाहिए, जल की संख्या सम चाहिए। तो 2 से गुना करके देख लेते हैं, 2H2O, पोटेशियम को अभी यहाँ से ही छोड़ दीजिए, ये अगर किसी में बदल जाता है 2KOH में बदल जाए प्लस H2 हो जाए हमारे पास। किसी के सूत्र में कोई बदलाव नहीं आया है। और हाइड्रोजन की संख्या आप देखिए तो कितनी है, हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे 2 दूनी 4, हाइड्रोजन की संख्या 2, और यहाँ हाइड्रोजन की संख्या 2, तो 4 हाइड्रोजन आपको संतुलित हो गया। अब आप देखिए कि पोटेशियम की संख्या यहाँ पे 2 है, यहाँ पे अकेला पोटेशियम है, तो इसमें आपको 2 से गुना करना पड़ेगा। पोटेशियम भी संतुलित हो गया। ऑक्सीजन को चेक कर लीजिए, ऑक्सीजन भी यहाँ पे 2, ऑक्सीजन यहाँ पे भी 2 है। तो इस तरह से ये एक स्टेप और नीचे इसको लिख दीजिए, ये हो जाएगा 2K प्लस 2H2O
ये बदल गया किसी में 2 पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैस। ये आपको संतुलित रासायनिक समीकरण है आपके पास। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक पूरा कर चुके हैं और अब लगता है कि वीडियो बहुत ही लंबा हो गया है, तो इसको हम लोग 2 भाग में बांट देंगे। क्वेश्चन अब जो बचा हुआ है उसको अगले वीडियो में बनाएंगे।